पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के बाद के जवाबी कार्रवाई में अभिनंदन वर्धमान ने दूसरी पीढ़ी के मिग-21 एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के चौथी पीढ़ी के F-16 एयरक्राफ्ट को मारकर पूरे दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि उसके बाद खुद मिग-21 एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो गया था और अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में जा गिरे थे। ये सब कुछ अभिनंदन वर्धमान के हौसले के बल पर ही हो पाया था, जो हथियार के ऊपर था। ऐसे ही रूस और यूक्रेन के युद्ध में हथियार के ऊपर हौसला काम कर रहा है। वैसे दोनों देश की मैन पावर और मिलिट्री की तुलना करें तो रूस के आगे यूक्रेन कहीं भी नहीं टिकता, लेकिन हौसले और अपने अपने लोकतंत्र के प्रति अपने इरादे को मजबूत बनाने की होड़ में आज लगभग 3 साल से युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में रूस और यूक्रेन के बीच इतना लंबा समय तक युद्ध चलते रहने की नींव व्लादिमीर जेलेंस्की के जीवन और उनके संघर्षों की बात करने वाले हैं और साथ ही समझने का प्रयास करने वाले हैं कि जब इतना ताकतवर है रूस तो फिर एक झटके में नक्शे से मिटा क्यों नहीं देता यूक्रेन को। अंत तक बने रहें। व्लादिमीर जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को यूक्रेनी एसएसआर में यहूदी परिवार में हुआ था। जेलेंस्की के पिता अलेक्जेंडर जेलेंस्की एक प्रोफेसर और मां रिम्मा जेलेंस्का एक इंजीनियर थी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले वह मंगोलिया के शहर में 4 साल तक रहे, जहां उनके पिता काम किया करते थे। उसके बाद जेलेंस्की ने अपनी मूल शहर में रहकर अपनी प्राथमिक स्तर तक की पढ़ाई की और फिर कीव राष्ट्रीय आर्थिक विश्वविद्यालय से एलएलबी का अध्ययन किया। वकालत की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन पेशे के रूप में वकालत को नहीं चुना। एक ऐसा समय था जब व्लादिमीर जेलेंस्की अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। इसकी शुरुआत पढ़ाई के दौरान ही हुई। 1997 में उन्होंने कुछ एक्टर्स के साथ मिलकर क्वार्टर 95 नाम का कॉमेडी ग्रुप बनाया। लोगों ने इनके काम को काफ़ी पसंद किया। नतीजा यह हुआ कि 2003 में इन्होंने अपने शो को शुरू कर दिया और 2003 में ही जेलेंस्की ने ओलेना जेलेंस्का से शादी भी कर ली। वे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। ओलेना जेलेंस्का पेशे से एक आर्किटेक्ट और स्क्रीन राइटर थी, लेकिन इन्हें लोगों की मदद करने के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता था। दोनों के नुतफे से 2 संतानें उत्पन्न हुई। पहली बेटी अलेक्जेंद्रा का जन्म जुलाई 2004 में हुआ था और बेटे सिरिल जेलेंस्की का जन्म जनवरी 2013 में। 2008 में उन्होंने फीचर फिल्म लव इन द बिग सिटी और इसके बाद लव इन द बिग सिटी 2 में भी काम किया। जेलेंस्की ने फिल्म ऑफिस रोमांस के साथ साथ अपना फिल्मी करियर जारी रखा। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक डोनबास में युद्ध के दौरान जेलेंस्की के क्वार्टर 95 ने यूक्रेनी सेना को 1 मिलियन हिंगानिया दान दिया था। रूस के राजनेताओं और कलाकारों ने रूस में उनके कामों पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की थी। यूक्रेनी संस्कृति मंत्रालय का इरादा यूक्रेन के रूसी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाना था। इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। यूक्रेनी सेना को 1 मिलियन हिंगानिया दान देने के बाद रूस ने जेलेंस्की पर प्रतिबंध लगा दिया। साल 2015 में जेलेंस्की लोकप्रिय टेलीविजन श्रृंखला सर्वेंट ऑफ द पीपुल के स्टार बन गए, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। टीवी शो में जेलेंस्की का चरित्र 30 वर्ष के एक हाई स्कूल के शिक्षक का था, जो इतिहास पढ़ाता था और टीवी शो में ही राष्ट्रपति के रूप में भ्रष्टाचार से लड़ने का रोल निभा रहे थे, जो काफ़ी वायरल वीडियो बन गया और सर्वेंट ऑफ द पीपल टीवी शो समाप्त होते होते काफ़ी पॉपुलर हो चुके जेलेंस्की ने एक पार्टी बनाई और बिना देर के 2019 में ही प्रेसिडेंट की उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया, जिसमें जेलेंस्की ने 73% वोट के साथ जीत दर्ज की और भारी बहुमत के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। जेलेंस्की ने मैक्सिमम काम रूसी भाषा में किया था। यूक्रेनी भाषा में उनकी पहली भूमिका रोमांटिक कॉमेडी आईयूडीसी के रूप में योजनाबद्ध की गई थी, जो दिसंबर 2018 में यूक्रेन की स्क्रीन पर दिखाई दी। मार्च 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वो राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों के दिलों में राजनेताओं के प्रति खत्म हो चुके विश्वास को दोबारा कायम कर सके। इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता कि इसी वर्ष उन्होंने खुद को अपनी पार्टी से न सिर्फ राष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में घोषित किया, बल्कि एक तरफा जीत भी हासिल की थी। वो पहले सर्वेंट ऑफ द पीपल टीवी शो में और उसके बाद 2019 के चुनाव में भ्रष्टाचार विरोधी नेता की छवि के रूप में चर्चा में आए, लेकिन सत्ता में आते ही खराब अर्थव्यवस्था को सुधारने के साथ साथ कोरोना महामारी का भी सामना उन्हें करना पड़ा।
साथ ही देश में व्याप्त भ्रष्टाचार उनके लिए बड़ी चुनौती बना रहा। अपने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि वो रूस के विवादों को खत्म करेंगे। इसके लिए वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वार्ता करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वो विवाद क्या था जिसके कारण रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु बन गए। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी और यूक्रेन नाटो संबंध धीरे धीरे मजबूत होते गए। नाटो से यूक्रेन की लगातार बढ़ती नजदीकियां रूस अपनी सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं चाहता था। फिर क्या था, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। 2014 में रूस द्वारा हमला किए जाने के बाद यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता के लिए तेजी से और प्रयास करने लगा। फरवरी 2014 की यूक्रेनी क्रांति में यूक्रेन की संसद में यानुकोविच को हटाने के लिए मतदान किया, लेकिन नई सरकार ने अपनी तटस्थ स्थिति को बदलने की मांग नहीं की। रूस ने तब क्रीमिया पर कब्जा कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस वजह से दिसंबर 2014 में यूक्रेन की संसद ने अपनी तटस्थ स्थिति को समाप्त करने के लिए फिर से मतदान किया और 2018 में इसने संविधान में नाटो सदस्यता के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए भी मतदान किया और नाटो में शामिल होना यूक्रेनियों की प्रतिबद्धता के साथ ही जेलेंस्की के 2019 में राष्ट्रपति बनने के बाद इस काम में और तेजी आ गई, जो रूस को नागवार गुजरा और 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया। हमला करते समय रूस को लगा था कि उसका यूक्रेन को हराना बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन शायद उसने यूक्रेन की ताकत को आंकने में गलती कर दी थी। यही कारण है कि अब यह युद्ध इतना लंबा चल रहा है, जिससे एक तरफ जहां यूक्रेन ने रूस जैसे ताकतवर देश को कड़ी टक्कर दी है, वहीं पुतिन के लिए भी अब ये वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश होने के बाद भी रूस एक छोटा सा देश यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले कर नक्शे से मिटा क्यों नहीं देता। तो आइए समझते हैं इस मुद्दे को कि रूस परमाणु हमला क्यों नहीं किया अभी तक यूक्रेन के खिलाफ। तो आपको बता दें कि नियमानुसार कोई भी परमाणु शक्ति संपन्न देश किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के खिलाफ ही परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के पास अपना परमाणु बम नहीं होने के कारण रूस ने अभी तक यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी नई नीति को मंजूरी देने के बाद दुनिया पर एक बार फिर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। रूस के परमाणु हथियार की नई नीति के मुताबिक अब अगर कोई देश किसी परमाणु संपन्न देश के साथ मिलकर हमला करता है तो इसे साझा हमला माना जाएगा और ऐसी स्थिति में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इस युद्ध का अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन जिन हौसले के नींव पर ये युद्ध चल रहा है उसका श्रेय यदि जेलेंस्की को दिया जाए तो ताज्जुब नहीं होनी चाहिए और यही उनकी अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के इरादे को और पक्का करता है। हालांकि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने देश के सेना के बीच जाकर मनोबल बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बावजूद भी युद्ध से जन धन की जो नुकसानी दोनों देशों को हुई है तो उसको छिपाया नहीं जा सकता, इतिहास जरूर याद करेगा। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। वैसे तो किसी से कुछ मांगने की आदत हमारी रही नहीं और न ही मैं मांग पाता हूँ, लेकिन फिर भी हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने मात्र से मैं घंटों बैठकर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसे खुद टाइप करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, इसके बाद एडिट भी खुद ही करना पड़ता है। पूरा प्रोसेस कई घंटों का हो जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल ताकि मैं किसी के काम आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।